नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर की अपनी समझ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 यानी कंप्यूटर का परिचय का पार्ट 4, कंप्यूटर के प्रकार। ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या सभी कंप्यूटर एक जैसे होते हैं? जरा सोचिए, वो लैपटॉप जिस पर हम काम करते हैं, या अस्पतालों में जो मशीनें दिल की धड़कन दिखाती हैं, या फिर वो विशाल सिस्टम जो हमें बताते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं, क्या ये सब एक ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब अलग अलग तरह के कंप्यूटर हैं और हर एक को किसी खास काम के लिए बनाया गया है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये कैसे और क्यों अलग हैं। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, हमें कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में जानने की जरूरत ही क्या है? देखिए, इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, हमारी असल जिंदगी के लिए ये समझना कि किस काम के लिए कौन सा कंप्यूटर सही रहेगा, ये जानकारी बहुत काम आती है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि काम करने के तरीके के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। फिर हम उनके साइज और पावर के हिसाब से उनका वर्गीकरण समझेंगे। उसके बाद जो कुछ भी सीखा है उसे परखने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आखिर में पूरे टॉपिक का एक छोटा सा सारांश देखेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है काम करने के सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण। इसका मतलब बहुत सीधा है कि कंप्यूटर्स डेटा पर काम कैसे करते हैं, उस आधार पर हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे। काम करने के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम तो शायद सुने सुने लग रहे होंगे, है ना? पर ये असल में काम कैसे करते हैं और इनमें मुख्य अंतर क्या है, चलिए एक एक करके इन तीनों को बहुत ध्यान से और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कंटिन्यूअस डेटा पर काम करते हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार बदलने वाला डेटा। ऐसा डेटा जो रुकता नहीं है, बस बहता रहता है, जैसे कि तापमान, दबाव या फिर किसी गाड़ी की स्पीड। ये सब भौतिक मात्राएं हैं जो लगातार बदलती रहती हैं। अब इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। पहली बात, एनालॉग कंप्यूटर्स भौतिक मात्राओं को नापते हैं। दूसरी बात, जैसा हमने कहा, इनका डेटा लगातार होता है, टुकड़ों में नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इनके जो रिजल्ट होते हैं वो एकदम सटीक नहीं होते, बल्कि अनुमानित होते हैं, मतलब लगभग में होते हैं। जैसे पुरानी गाड़ियों में जो स्पीड बताने वाली सुई होती है वो एक अंदाजा देती है, या फिर पारा वाला थर्मोमीटर जिसमें पारा तापमान के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, वो भी एक अनुमान ही देता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि एनालॉग कंप्यूटर से मिलने वाले रिजल्ट्स हमेशा अनुमानित होते हैं, एकदम सटीक नहीं। ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। एनालॉग मतलब अनुमानित रिजल्ट। अब एनालॉग के बाद आते हैं उस कंप्यूटर पर जिसे हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं, वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पर काम करता है। डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में। और ये टुकड़े क्या हैं? ये हैं सिर्फ 0 और 1। जी हाँ, ये कंप्यूटर सिर्फ 2 ही बातें समझता है, या तो ऑन या ऑफ, या तो 0 या 1। इसी सिस्टम को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसकी खासियत क्या है? पहली बात, ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सटीक होते हैं, एकदम एक्यूरेट। इसमें लगभग या अंदाजे की कोई जगह नहीं होती। हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। चलिए अब जरा दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। एक तरफ है एनालॉग कंप्यूटर जो लहरों जैसे लगातार डेटा पे काम करता है। दूसरी तरफ है डिजिटल कंप्यूटर जो 0 और 1 यानी स्विच के ऑन ऑफ जैसे डेटा पे काम करता है। एनालॉग का रिजल्ट अनुमानित होता है, जबकि डिजिटल का रिजल्ट एकदम सटीक। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। इस बात को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा सटीक यानी एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो क्या याद रखना है? एनालॉग मतलब अनुमानित और डिजिटल मतलब सटीक। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर या मिश्रण। तो ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियों को अपने अंदर मिला लेता है। आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों की अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है? बहुत ही मजेदार तरीके से। ये पहले एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह भौतिक डेटा को मापता है, जैसे किसी मरीज के दिल की धड़कन जो लगातार बदलती रहती है। ये हो गया एनालॉग इनपुट। फिर ये उस एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और फिर एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह उस पर कैलकुलेशन करके हमें स्क्रीन पर एकदम सटीक नंबर दिखाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली ईसीजी मशीन या आईसीयू का मॉनिटर। तो इस हिस्से का सार क्या है? सार ये है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। परीक्षा के लिए बस इतना याद रखिए कि ये एनालॉग इनपुट लेता है और डिजिटल आउटपुट देता है। चलिए, अभी तक हमने काम करने के तरीके के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार समझे। अब हम अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। अब हम कंप्यूटरों को उनके आकार और उनकी ताकत यानी प्रोसेसिंग पावर के आधार पर देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली होता है। आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटर्स 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और आखिर में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। हम एक एक करके इन चारों को समझेंगे। सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे बड़े तक जाएंगे। तो सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। अरे, ये तो हम सबके जाने पहचाने हैं। ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हमारे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, इसीलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और यहां तक कि हमारा स्मार्टफोन भी, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर से एक कदम ऊपर और ज्यादा शक्तिशाली होता है मिनी कंप्यूटर। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनकी खास बात यह है कि इन पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर छोटे ऑफिस या किसी बड़ी कंपनी के डिपार्टमेंट में सर्वर के तौर पर होता है, जहां कई लोगों को एक साथ एक ही डेटा पर काम करना होता है। अब हम और भी बड़े लेवल पर आ गए हैं और ये हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत बड़े और बहुत ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम होते हैं जिन्हें भारी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए बनाया गया है। सोचिए, बैंक्स, एयरलाइंस या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जहां एक ही समय पर हजारों लाखों लोग एक साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। और अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के दुनिया का बादशाह सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं होता, बल्कि बहुत ही जटिल वैज्ञानिक कामों के लिए होता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना, अंतरिक्ष में रिसर्च करना या फिर नई नई दवाइयां खोजना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनकी स्पीड और कैलकुलेशन करने की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। एग्जाम के लिए ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जब भी सबसे शक्तिशाली या सबसे तेज कंप्यूटर का सवाल आए तो जवाब हमेशा सुपर कंप्यूटर ही होगा। चलिए, इस टेबल की मदद से इन चारों की एक साथ तुलना करते हैं। यहां पर आप माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक साथ देख सकते हैं। उनके आकार, शक्ति और इस्तेमाल के बीच का फर्क एकदम साफ दिख रहा है। माइक्रो सबसे छोटा, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत काम की है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब समय है ये जानने का कि हमें कितना याद हुआ। चलिए, परीक्षा में आने वाले कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेन फ्रेम, बी सुपर कंप्यूटर या सी मिनी कंप्यूटर। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था। सबसे जटिल वैज्ञानिक कामों के लिए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और वो है बिल्कुल सही ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। दूसरा सवाल, कार का स्पीडोमीटर किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है? ऑप्शन है ए डिजिटल, बी हाइब्रिड या सी एनालॉग। याद है, स्पीडोमीटर लगातार बदलती हुई स्पीड को मापता है और एक अनुमानित रिजल्ट देता है। तो ये क्या हुआ? जी हाँ, ये है सी एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरा सवाल, कौन सा कंप्यूटर 0 और 1 की बाइनरी प्रणाली पर काम करता है? ऑप्शन है
ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड। ये तो बहुत ही आसान है। 0 और 1 की भाषा सिर्फ एक ही कंप्यूटर समझता है और वो है बी डिजिटल कंप्यूटर। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि आपके सभी जवाब सही होंगे। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो है सारांश और निष्कर्ष। चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटरों को 2 मुख्य आधारों पर बांटा जाता है। काम करने के आधार पर 3 तरह के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और आकार और शक्ति के आधार पर 4 तरह के हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आज की पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर काम के लिए एक अलग और खास कंप्यूटर बनाया गया है। मतलब जैसा काम वैसा कंप्यूटर। कोई भी एक कंप्यूटर हर काम के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। सही काम के लिए सही कंप्यूटर को चुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी हर दिन छोटी और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर का अगला प्रकार क्या होगा? क्या वो क्वांटम कंप्यूटर होंगे या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।